नमस्कार, के न्यूज नेशनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पेगासस जासूसी कांड की जांच की मांग को लेकर विपक्षी दलों ने अब तक सदन की कार्रवाई नहीं चलने दी। संसद में विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर वाइल्ड लाइफ से जुड़े लोगों को बधाई दी। साथ ही बाघों के लिए सुरक्षित आवास सुनिश्चित करने की देश की प्रतिबद्धता भी दोहराई। चुनावी वर्ष के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली की दर न बढ़ाए जाने की घोषणा पहले ही कर दी थी। उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने टैरिफ ऑर्डर जारी किया। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी लड़ाई को धार देने के लिए विपक्षी एकता बनाने में जुटी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी में अचानक हिंदी प्रेम जागा। और बंगाल में राज्यसभा की एक सीट पर आगामी 9 अगस्त को होने वाले उपचुनाव में बीजेपी अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। नंदीग्राम से बीजेपी विधायक और बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने इसकी घोषणा की। और अब खबरें विस्तार से। पेगासस जासूसी कांड की जांच की मांग को लेकर विपक्षी दलों ने अब तक सदन की कार्रवाई नहीं चलने दी है। सदन में विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ा। विपक्ष ने साफ कर दिया कि जब तक सरकार चर्चा के लिए राजी नहीं होगी तब तक संसद का संग्राम ठप नहीं होगा। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में हंगामा करने वाले सांसदों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही होता रहा तो सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। सरकार ने लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1 विधेयक पारित कर यह साफ संदेश दे दिया है कि विपक्ष के दबाव की उसे परवाह नहीं। शिरोमणि अकाली दल ने किसानों के मुद्दे पर संसद में प्रदर्शन किया। हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि 9 दिनों से मैं रोज स्थगन प्रस्ताव दे रही हूं। अगर सरकार चर्चा चाहती तो स्थगन प्रस्ताव स्वीकार करके समय देती। ये अन्नदाता विरोधी सरकार है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में हंगामा करने वाले सांसदों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे सदन की मर्यादा बनाए रखने के लिए उन सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। सदन के कुछ सदस्य ऐसी घटनाओं को दोहरा रहे हैं जो संसद के नियमों के विरुद्ध हैं। विपक्ष के सदन में पेगासस मामले पर चर्चा की मांग पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राज्यसभा में हमारे मंत्री का सुओ मोटो स्टेटमेंट था। राज्यसभा में स्टेटमेंट देने के बाद चर्चा होती है। उन्होंने मंत्री जी का वो पेपर क्यों फाड़ा? इसका मतलब वे चर्चा नहीं चाहते। ईंधन की कीमतों में वृद्धि के विरोध में कांग्रेस सांसद रिपुन बोरा साइकिल से संसद पहुंचे। उन्होंने कहा कि हम सभी आवश्यक सुविधा वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि पर संसद में चर्चा की मांग करते रहे हैं। संसद होने के नाते अगर हमें संसद में चर्चा नहीं करने दी गई तो ऐसे मुद्दे कहां उठाएंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर वाइल्ड लाइफ से जुड़े लोगों को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने बाघों के लिए सुरक्षित आवास सुनिश्चित करने की देश की प्रतिबद्धता भी दोहराई। विश्व स्तर पर बाघों की 70% से अधिक आबादी का घर हम अपने बाघों के लिए सुरक्षित आवास सुनिश्चित करने और बाघों के अनुकूल इकोसिस्टम को पोषित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। भारत में अब दुनिया भर में रहने वाले बाघों की कुल संख्या का लगभग 70% बाघ रहते हैं। पीएम मोदी ने आगे ट्वीट करते हुए कहा कि भारत 18 राज्यों में फैले 51 टाइगर रिजर्वर्स के घर है। 2018 की अंतिम बाघ गणना में बाघों की आबादी में वृद्धि देखी गई। भारत ने बाघ संरक्षण पर सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा के समय से 4 साल पहले बाघों की आबादी को दोगुना करने का लक्ष्य हासिल किया। रूस में 2010 में बाघों के संरक्षण पर सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र में 2022 तक बाघों की संख्या दोगुना करने का संकल्प लिया गया था। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में बाघ क्षेत्र वाले देशों के शासनाध्यक्षों ने बाघ संरक्षण पर सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पर हस्ताक्षर करके 2022 तक बाघ क्षेत्र की अपनी सीमा में बाघों की संख्या दोगुना करने का संकल्प लिया था। इसी बैठक के दौरान दुनिया भर में 29 जुलाई को वैश्विक बाघ दिवस के रूप में मनाने का भी निर्णय लिया गया। नरेंद्र मोदी ने आगे भारत की रणनीति के बारे में बात करते हुए कहा कि बाघ संरक्षण की भारत की रणनीति स्थानीय समुदायों को शामिल करने को सर्वोच्च महत्व देती है। हम सभी वनस्पतियों और जीवों के साथ सद्भाव में रहने के हमारे सदियों पुराने लोकाचार से भी प्रेरित हैं, जिनके साथ हम अपने
ग्रेट ग्रह को साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार जोरदार ढंग से 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग गई है। चुनावी वर्ष के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली की दर अब की न बढ़ाए जाने की घोषणा कर दी थी। उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने गुरुवार को टैरिफ ऑर्डर जारी कर दिया। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने गुरुवार को टैरिफ जारी कर बिजली की दरें बढ़ाने के कयास को विराम दे दिया। प्रदेश में बिजली की दरें यथावत रखी गई हैं। सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। उत्तर प्रदेश में मीटर लगाए जाने के बाद भी किसानों को अनमीटर्ड टैरिफ की सुविधा प्रदान की गई है। इस सुविधा को उनको पर्याप्त बिजली मिलने के साथ ही कोई अतिरिक्त धन भी नहीं देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने सभी बिजली कंपनियों के स्लैब परिवर्तन के साथ ही रेगुलेटरी सरचार्ज के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। बिजली दर मामले में नियामक आयोग ने 10 से 20% रेगुलेटरी सरचार्ज को लगवाने का प्रस्ताव खारिज करवा दिया। इससे प्रदेश में वर्तमान बिजली दर आगे भी लागू रहेंगी। बिजली कंपनियों पर अभी भी उपभोक्ताओं का 1059 करोड़ बाकी है। बिजली दरों में कमी करने के उपभोक्ता परिषद के प्रस्ताव पर सरकार तथा पावर कॉर्पोरेशन ने नहीं दिया था, इसलिए दर को कम करने के स्थान पर यथावत ही रखा गया। बिजली दर कम करने के लिए जल्द उपभोक्ता परिषद पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगा। – 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी लड़ाई को धार देने के लिए विपक्षी एकता बनाने में जुटी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी में अचानक हिंदी प्रेम जाग गया। हिंदी के प्रति उनका यह प्रेम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदी बोलते देखा जगह है। बंगाल में राज्यसभा की एक सीट पर आगामी 9 अगस्त को होने वाले उपचुनाव में बीजेपी अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। नंदीग्राम से बीजेपी विधायक और बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने इसकी घोषणा की। बीजेपी ने पहले इस सीट पर प्रतिद्वंदिता करने की घोषणा की थी, लेकिन जीत की संभावना न के बराबर होने को देखते हुए अब निर्णय बदल दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले दिनेश त्रिवेदी के इस्तीफे से बंगाल से राज्यसभा की ये सीट रिक्त हुई थी। तृणमूल कांग्रेस ने प्रसार भारती के पूर्व सीईओ जवाहर सरकार को उम्मीदवार बनाया। वे बुधवार को विधानसभा जाकर नामांकन पत्र भी जमा कर चुके हैं। आंकड़ों के हिसाब से जवाहर सरकार का राज्यसभा में जाना तय माना जा रहा है, क्योंकि ये सीट तृणमूल के ही पास थी। जवाहर सरकार मोदी सरकार के आलोचक माने जाते हैं। माना जा रहा है कि इसी को देखते हुए मोदी सरकार और बीजेपी की धुर विरोधी ममता ने राज्यसभा के लिए उन्हें नामित कर बड़ा दांव चला है। तृणमूल उम्मीदवार के तौर पर अपने नाम की घोषणा होने के बाद जवाहर सरकार ने कहा था कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक नायकत्व व सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल।
जब भी घर से बाहर जाएं, याद रखें कि कोविड अनुरूप व्यवहारों का पालन पूरी तरह करना है और अच्छी तरह करना है। यानी मास्क पहनकर रखें, दूसरों से कम 2 गज की दूरी बनाकर रखें और समय समय पर हाथ साफ करें ताकि हम और हमारा परिवार कोरोना से बचा रहे। के रेडियो माहिती, मनोरंजन और मस्ती का ट्रायो। के रेडियो कहीं भी कभी भी, दिन हो मंगलमय से लेकर गुजरा हुआ जमाना तक का सफर। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो। जल्द शुरू हो रहा है के न्यूज की सुरीली भेंट। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। आप हमें डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए के रेडियो कहीं भी कभी भी। मैं हूँ आपकी आरजे जल्पा। रे 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 मारी सवार, ये गाना सुना ही होगा आपने। चलो सुबह हो गई, मस्ती की कश्ती, दिन का सफर सुहाना, एक शहर एक नजर, जनवाणी, सुनहरी दोपहरी, ये शाम मस्तानी, ढल गया दिन, नगमों की बारात, गुजरा हुआ जमाना, फिर वही रात है, मनोरंजन, माहिती और मस्ती के साथ। आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। जब भी घर से बाहर जाएं, याद रखें कि कोविड अनुरूप व्यवहारों का पालन पूरी तरह करना है और अच्छी तरह करना है। यानी मास्क पहनकर रखें, दूसरों से कम 2 गज की दूरी बनाकर रखें और समय समय पर हाथ साफ करें ताकि हम और हमारा परिवार कोरोना से बचा रहे। के रेडियो माहिती, मनोरंजन और मस्ती का ट्रायो। के रेडियो कहीं भी कभी भी, दिन हो मंगलमय से लेकर गुजरा हुआ जमाना तक का सफर। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो। जल्द शुरू हो रहा है के न्यूज की सुरीली भेंट। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। आप हमें डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए के रेडियो कहीं भी कभी भी। मैं हूँ आपकी आरजे जल्पा। रे 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 मारी सवार, ये गाना सुना ही होगा आपने। चलो सुबह हो गई, मस्ती की कश्ती, दिन का सफर सुहाना, एक शहर एक नजर, जनवाणी, सुनहरी दोपहरी, ये शाम मस्तानी, ढल गया दिन, नगमों की बारात, गुजरा हुआ जमाना, फिर वही रात है, मनोरंजन, माहिती और मस्ती के साथ। आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी लड़ाई को धार देने के लिए विपक्षी एकता बनाने में जुटी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी में अचानक हिंदी प्रेम जाग गया है। हिंदी के प्रति उनका यह प्रेम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदी बोलते देखा जागा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब हिंदी की ताकत को समझने लगी है। इसकी एक बड़ी वजह 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल में शानदार जीत के बाद से लगातार इस बात पर चर्चा हो रही है कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी 2024 के लोकसभा चुनावों में विपक्ष का चेहरा बन सकती हैं। लेकिन इस राह में उनकी अच्छी हिंदी नहीं आना एक बड़ी अड़चन है, जबकि हिंदी पट्टी वाले राज्यों, खास तौर पर उत्तर प्रदेश को दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने या केंद्र राजनीति में आने की सीढ़ी माना जाता है। इसीलिए यदि इन राज्यों की जनता तक ममता को पहुंचना है, उनका हिंदी में बोलना जरूरी होगा। चर्चा है कि इसी वजह से ममता बनर्जी को अब हिंदी से खास लगाव हो गया है। ममता इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं। पश्चिम बंगाल की तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद वे पहली बार दिल्ली आईं। अपने इस दौरे पर जहां वे सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली, वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई नेताओं से भी मुलाकात की। बीजेपी से कड़ी टक्कर मिलने के बाद वे पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज होने में कामयाब हुई हैं। इसीलिए कई सवालों के साथ बड़ी संख्या में पत्रकार भी उनसे मिलना चाहते थे। मुख्यमंत्री के साथ पत्रकारों की मुलाकात बुधवार को तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुखेंदु शेखर राय ने औपचारिक तौर पर जब मीडिया को धन्यवाद देना शुरू किया, तो ममता ने उन्हें टोकते हुए कहा कि वे हिंदी में बात करें। ममता ने हिंदी में पूछे गए सभी सवालों के जवाब हिंदी में ही दिए। यह पूछे जाने पर कि उन्होंने अपनी हिंदी कैसे दुरुस्त कर ली, उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को हिंदी बोलते देख उनकी हिंदी भी अच्छी हो गई है। अमित शाह को देखकर गुजराती भी अच्छी हो गई है। ममता को अब तक टूटी फूटी हिंदी में ही बोलते देखा गया है। वे बंगला और अंग्रेजी भाषा अच्छी तरह जानती हैं। दिसंबर 2020 में कथित तौर पर एक वायरल वीडियो में उन्हें ये दावा करते देखा गया था कि वे 14 भाषाएं जानती हैं। पश्चिम बंगाल का किला फतेह करने के बाद राजनीतिक पंडित अब केंद्र की राजनीति में ममता बनर्जी की अहम भूमिका मान रहे हैं। ममता बनर्जी भी खुद उसी तरह से अपने आप को दिल्ली की राजनीति के लिए तैयार कर रही हैं। बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष को एकजुट करने की उनकी इस कवायद को इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। जब कुछ पत्रकारों ने उनसे यह सवाल किया कि वे तो दिल्ली से बाहर की हैं, यहाँ कैसे काम करेंगी, इस पर उन्होंने पीएम मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि कैसे दिल्ली के पत्रकार गुजरात के मोदी को अपने बीच का मानते हैं, लेकिन उन्हें बाहरी मानते हैं। दरअसल ममता जान गई हैं कि बिना अच्छी हिंदी बोले हिंदी पट्टी जैसे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्यों के मतदाताओं का दिल जीते बिना दिल्ली की राजनीति करना संभव नहीं है। तृणमूल के रणनीतिकार, खासकर प्रशांत किशोर भी ममता को यह समझा चुके हैं कि बीजेपी से मुकाबला करना है तो हिंदी ही वो माध्यम है जिसके जरिए से वे अपनी बात इन राज्यों की जनता तक आसानी से पहुंचा सकती हैं। नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1 साल पूरा हो गया है। 29 जुलाई 2020 को इसे मंत्रिमंडल से मंजूरी मिली थी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के टीचर और स्टूडेंट्स को संबोधित किया। वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिक्षा से जुड़ी चीजों के अलावा स्किल डेवलपमेंट के मुद्दे पर भी बात की। इस दौरान वे एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी योजनाएं लॉन्च करें। मोदी उच्च शिक्षा में स्टूडेंट्स को मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम का ऑप्शन भी देने जा रहे हैं। इसके लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्कीम की शुरुआत की जा रही है। साथ ही वे क्षेत्रीय भाषाओं में इंजीनियरिंग के पहले साल के कार्यक्रमों के लिए निर्देश जारी करेंगे। हायर एजुकेशन के अंतर्राष्ट्रीयकरण के बारे में भी बात की जाएगी। प्रधानमंत्री विद्या प्रवेश की भी शुरुआत करेंगे। यह एक प्ले आधारित स्कूल शिक्षा मॉड्यूल है। यह ग्रेड 1 के छात्रों के लिए 3 महीने का कोर्स है। इसके अलावा वे सेकेंडरी लेवल के भारतीय सांकेतिक भाषा विषय का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान निष्ठा
शून्य कार्यक्रम की शुरुआत होगी। ये एनसीईआरटी द्वारा डिजाइन किया गया प्रोग्राम है जिसे टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए बनाया गया है। इसके अलावा सीबीएसई स्कूलों के ग्रेड 3 और 5 और 8 में योग्यता जानने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम की भी शुरुआत की जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खासियत वाली एक वेबसाइट भी शुरू की जाएगी। पिछले साल जारी की गई शिक्षा नीति में समानता, गुणवत्ता जैसे कई मुद्दों पर ध्यान दिया गया। सरकार ने नई शिक्षा नीति पर केंद्र और राज्य के सहयोग से जीडीपी का 6% हिस्सा खर्च करने का लक्ष्य रखा है। देश के 21 राज्यों में किए गए एक सर्वे में सामने आया है कि यहाँ की 2/3 आबादी में कोरोना वायरस एंटीबॉडी डेवलप हुई है। 79% एंटीबॉडी के साथ मध्य प्रदेश सबसे आगे है, जबकि सिर्फ 44.4% एंटीबॉडी के साथ केरल सबसे पीछे है। चिंता की बात यह है कि फिलहाल देश में सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले केरल में ही सामने आ रहे हैं। इंडियन मेडिकल रिसर्च काउंसिल की तरफ से 14 जून से 16 जुलाई के बीच कराए गए सीरो सर्वे की रिपोर्ट बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की है। देश के 70 जिलों में आईसीएमआर का यह चौथा सीरो सर्वे है। किसी आबादी के ब्लड सीरम में एंटीबॉडी के लेवल को सीरो प्रिवेलेंस या सीरो पॉजिटिविटी कहा जाता है। इन नतीजों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को सुझाव दिया है कि वे आईसीएमआर के दिशा निर्देश में अपनी खुद की सीरो प्रिवेलेंस स्टडी कराएं। उस सीरो सर्वे के नतीजों को कोरोना के बेहतर नियंत्रण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आईसीएमआर के सीरो सर्वे नेशनल लेवल पर कोविड इन्फेक्शन के फैलाव को समझने के लिए डिजाइन किया गया था। लिहाजा इसके नतीजे जिलों और राज्यों के बीच सीरो प्रिवेलेंस की विविधता या वैरायटी नहीं दिखाते हैं। किसी आबादी के ब्लड सीरम में एंटीबॉडी की मौजूदगी पता लगाने के टेस्ट को सीरो स्टडी या सीरो सर्वे कहते हैं। अगर इस टेस्ट में किसी व्यक्ति में किसी एंटीबॉडी का स्तर बहुत ज्यादा मिलता है तो इससे समझा जा सकता है कि उस व्यक्ति को इन्फेक्शन पहले हो चुका है। इससे कोरोना वायरस की मौजूदगी और उसके फैलाव के ट्रेंड को मॉनिटर करने में मदद मिलती है। सामान्य तौर पर सीरो टेस्ट ऐसी आबादी पर किया जाता है जिसके नतीजों को पूरे देश की आबादी पर इस्तेमाल किया जा सके। आबादी का चुनाव कई सैंपलिंग तकनीकों से किया जाता है। सीरो सर्वे बड़ी आबादी पर किए जाने की जरूरत नहीं होती है। राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी मामले में बयान दर्ज कराने के लिए शर्लिन चोपड़ा बुधवार को मुंबई क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुई। शर्लिन ने अपने बयान में राज कुंद्रा के साथ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, शर्लिन चोपड़ा ऐप और शिल्पा के साथ उनके रिश्ते के बारे में भी बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि राज ने उनसे सेक्सुअल मिसकंडक्ट किया था। शर्लिन ने अप्रैल 2021 में राज के खिलाफ एफआईआर भी की थी। राज 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है और निचली अदालत ने 28 जुलाई को जमानत देने से इनकार कर दिया है। शर्लिन ने बताया कि राज कुंद्रा 27 मार्च 2019 को बिजनेस मीटिंग के बाद एक मैसेज को लेकर हुई तीखी बहस को लेकर बिना बताए उनके घर आया था। शर्लिन ने आरोप लगाया कि राज उनसे जबरदस्ती करने लगा, जबकि वो इसके लिए मना करती रही। शर्लिन ने राज से कहा था कि वह एक शादीशुदा आदमी के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती और न ही बिजनेस को निजी जिंदगी के साथ मिलाना चाहती है, जिस पर राज ने उन्हें बताया कि उसकी पत्नी शिल्पा शेट्टी के साथ उसका रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड है और वह घर पर ज्यादातर समय तनाव में रहता है। शर्लिन को पहले ही मुंबई पुलिस के साइबर सेल ने 2020 में आर्म्स प्राइम के खिलाफ दर्ज एफआईआर में आरोपी के रूप में पेश किया था। क्राइम ब्रांच ने उन्हें 26 जुलाई 2021 को पॉर्न फिल्म रैकेट मामले में एक बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था, जिसके बाद उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था। अपनी याचिका में कहा कि उन्हें राज कुंद्रा की तरह गिरफ्तारी का डर है। अदालत ने 28 जुलाई को गिरफ्तारी के खिलाफ शर्लिन को अंतिम सुरक्षा प्रदान की है। मध्य प्रदेश की सियासत एक बार फिर उपचुनाव की कसौटी पर उतरने वाली है। इस बार 3 विधानसभा क्षेत्रों और लोकसभा की एक सीट के लिए उपचुनाव होने वाले हैं। हालांकि अभी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। क्षेत्रवार सामाजिक समीकरणों को सहेजने के साथ प्रत्याशी चयन की कवायद शुरू की जा चुकी है। इन उपचुनावों के परिणाम से न तो बीजेपी की केंद्र सरकार पर कोई असर पड़ने वाला है और न ही राज्य सरकार पर, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए माहौल बनाने की ध्वनि
इन उपचुनावों से निकलेगी। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी स्वीकार कर चुके हैं कि सरकार पर असर न डालने वाले उपचुनाव ज्यादा तनाव देने वाले होते हैं। इसीलिए कार्यकर्ता इन उपचुनावों को गंभीरता से लें और जीत सुनिश्चित करने के लिए जुट जाएं। कांग्रेस भी इन उपचुनावों को अपने लिए एक अवसर के रूप में देख रही है। उसे उम्मीद है कि इस दौरान पैदा हुई विषम स्थितियों के कारण शायद उसके हिस्से कोई करिश्मा हो जाए। हालांकि ये सच्चाई है कि 2018 में सरकार बनाने के बाद अंतर्कलह के कारण विपक्ष में आ बैठी कांग्रेस को भी इन उपचुनावों के परिणाम से कोई बड़ा फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन वह जानती है कि इन उपचुनावों में यदि जीत मिलती है तो इससे भविष्य की राजनीति के लिए माहौल बनाने में उससे मदद मिल सकती है। इसीलिए वह पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। गोवा में हाल ही में एक समुद्र तट पर 2 नाबालिग लड़कियों के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले में विधानसभा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के बयान पर बवाल मच गया है। प्रमोद सावंत ने विधानसभा में कहा था कि माता पिता को यह आत्ममंथन करने की जरूरत है कि उनके बच्चे पूरी रात बीच पर क्यों थे। इस बयान को लेकर विपक्ष हमलावर हो गया है और इसे शर्मनाक बताया है। गृह विभाग की भी जिम्मेदारी संभाल रहे सावंत ने कहा था कि अपने बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना माँ बाप की जिम्मेदारी है और उन्हें अपने बच्चों, खासतौर से नाबालिगों को रात भर बाहर नहीं रहने देना चाहिए। सावंत के इस बयान पर विपक्ष हमलावर हो गया। कांग्रेस की गोवा इकाई के प्रवक्ता ने गुरुवार को कहा कि तटीय राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है। रात में बाहर घूमते हुए हमें क्यों डरना चाहिए? अपराधियों को जेल में होना चाहिए और कानून का पालन करने वाले नागरिकों को बाहर आजादी से घूमना चाहिए। वहीं गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विधायक विजय सरदेसाई ने कहा कि यह शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री इस तरह के बयान दे रहे हैं। नागरिकों की सुरक्षा पुलिस और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अगर वह हमें सुरक्षा नहीं दे सकते तो मुख्यमंत्री को पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। के रेडियो माहिती, मनोरंजन और मस्ती का ट्रायो। के रेडियो कहीं भी कभी भी, दिन हो मंगलमय से लेकर गुजरा हुआ जमाना तक का सफर। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो। जल्द शुरू हो रहा है के न्यूज की सुरीली भेंट। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शिल्पा शेट्टी की मां सुनंदा शेट्टी ने 1.6 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के संबंध में एक पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई है। मुंबई पुलिस के मुताबिक सुनंदा शेट्टी ने सुधाकर घारे नाम के एक शख्स पर जाली कागजात के जरिए उन्हें प्रॉपर्टी बेचने के आरोप लगाए हैं। सुनंदा शेट्टी ने पुलिस को बताया कि उन्होंने 2019 और 20 के बीच सुधाकर से करजत की एक जमीन का सौदा किया। सुधाकर ने सुनंदा को ये बताया कि उक्त जमीन उसी की है। सुधाकर ने फर्जी दस्तावेज बनाकर सुनंदा को 1.6 करोड़ में वो जमीन बेच दी थी। बाद में मामला खुला तो सुधाकर ने पैसे लौटाने से मना किया और अपनी रसूख का हवाला देकर कहा कि चाहे तो कोर्ट में केस कर दें। इसके बाद सुनंदा कोर्ट गईं। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसी बीच शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सेबी ने राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी और उनकी कंपनी वियान इंडस्ट्रीज पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इन पर यह जुर्माना इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के उल्लंघन की वजह से लगाया गया है। टोक्यो ओलंपिक में भारत से 128 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इनमें पति पत्नी का एक जोड़ा भी शामिल है और यह जोड़ा अपने प्रदर्शन से देश और दुनिया का दिल भी जीत रहा है। हम बात कर रहे हैं तीरंदाज दीपिका कुमारी और अतनु दास की। दोनों टोक्यो ओलंपिक में अपने अपने वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं।
अतनु जब 2 बार के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट के खिलाफ पिछड़ रहे थे, तब दीपिका ने स्टैंड से उनकी हौसला अफजाई की। इसके बाद अतनु ने बड़ा उलटफेर करते हुए मुकाबला भी जीत लिया। एक दूसरे के प्रति इनके लगाव और समर्पण को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि एक समय ऐसा भी बीता है जब इनके बीच अनबन के कारण करीब 8 साल तक बातचीत नहीं हुई थी। दीपिका और अतनु दोनों ही जमशेदपुर में मौजूद टाटा आर्चरी एकेडमी के ट्रेनी रहे हैं। दीपिका और अतनु ओलंपिक से ठीक पहले पेरिस में हुए तीरंदाजी वर्ल्ड कप के मिक्स्ड इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था। ऐसे में पूरी उम्मीद थी कि ओलंपिक के मिक्स्ड इवेंट में भारत को यही जोड़ी रिप्रेजेंट करेगी, लेकिन रैंकिंग राउंड में अतनु का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। लिहाजा भारतीय तीरंदाजी संघ ने दीपिका के साथ प्रवीण जाधव की जोड़ी बना दी। दीपिका और प्रवीण हारकर बाहर हो गए। तेज बारिश पहाड़ी राज्यों पर कहर बनकर टूटी है। बुधवार को जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बादल फटने और बारिश की वजह से हुए हादसों में 18 लोगों की मौत हो गई और 50 लापता हैं। उत्तराखंड में ऋषिकेश चीला मार्ग पर बीन नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इससे 80 गांवों से संपर्क टूट गया है। अमरनाथ गुफा के पास बुधवार दोपहर 3:45 पर बादल फटने से भारी बारिश हुई। इससे पहाड़ों से मिट्टी और पानी भरभरा कर तहलहटी में आ गया। अमरनाथ गुफा सुरक्षित है, लेकिन लंगर सेवा सुरक्षा बलों के कई टेंट और छोटे पुल बह गए। राहत की बात ये रही कि गुफा के आसपास श्रद्धालु नहीं थे, क्योंकि कोरोना के चलते यात्रा पहले ही टाल दी गई है। नहीं तो इस समय वहां हजारों श्रद्धालु होते। उधर जम्मू के किश्तवाड़ जिले के होंजार गांव में बुधवार को बादल फटने से बाढ़ आ गई। इसमें 6 से 8 घर बह गए। मलबे से 8 शव बरामद हो चुके हैं। उधर करगिल में 2 जगह बादल फटने से मिनी पावर प्रोजेक्ट और 1 दर्जन घरों को नुकसान हुआ है। हिमाचल के आपदा प्रबंधन निदेशक SK मोक्ता ने बताया कि लाहौल स्पीति के तेजिंग नाले में बाढ़ आने से 10 लोग बह गए। इनमें 7 शव बरामद हुए, वहीं 3 अभी लापता हैं। चंबा में 1 व्यक्ति की मौत हुई। कुल्लू में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जुड़े 1 अधिकारी और दिल्ली के पर्यटक सहित 4 लोग लापता हैं। कुल्लू में मणिकरण के पास ब्रह्मगंगा में जलस्तर बढ़ने से मां बेटे बह गए। गंगोत्री धाम के पास नदी में पहाड़ गिरने और तेज बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ गया। वहीं ऋषिकेश चीला मार्ग पर बीन नदी का भी जलस्तर बढ़ गया। धनबाद के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश उत्तम आनंद की कथित हत्या का मामला गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में भी उठा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रमुख और वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से धनबाद के ADJ उत्तम आनंद की कथित हत्या का मामला स्वतः संज्ञान लेने को कहा। मुख्य न्यायाधीश NV रमन की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष विकास सिंह ने इस मामले का जिक्र किया। उन्होंने अदालत से कहा कि अगर किसी गैंगस्टर की जमानत खारिज करने के बाद इस तरह किसी की हत्या की जाती है तो यह न्यायपालिका के लिए खतरनाक स्थापित हुआ। मुख्य न्यायाधीश रमन ने कहा कि उन्होंने घटना के बारे में सुबह झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से बात की। जज की हत्या के मामले की CBI जांच की मांग करते हुए विकास सिंह ने कहा कि घटना न्यायपालिका के स्वतंत्रता पर एक चौंकाने वाला हमला है। वरिष्ठ अधिवक्ता सिंह ने जोर देकर कहा कि यह मुद्दा महत्वपूर्ण है और यह न्याय के हित में भी है। पीठ ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पहल से अभिभूत है और इसके द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना भी करते हैं। राकेश अस्थाना ने दिल्ली पुलिस आयुक्त का कार्यभार संभाल लिया है। उनकी नियुक्ति को लेकर विपक्षी दलों और सिविल सोसाइटी की तरफ से ऐतराज जताया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि राकेश अस्थाना 4 दिन बाद रिटायर होने वाले थे, जबकि प्रकाश सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट बहुत स्पष्ट कहता है कि जब किसी अधिकारी के रिटायर होने में 6 महीने बचे हों तभी उसे DGP पद पर बिठाया जा सकता है। CBI निदेशक की दौड़ में आगे चल रहे अस्थाना को यही शर्त पीछे खींच ली गई। बतौर पवन खेड़ा अब पिछले दरवाजे से उन्हें दिल्ली के CP की कुर्सी पर बैठा दिया गया। क्या दिल्ली पुलिस में ऐसी नियुक्ति राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के लिए की गई है? दिल्ली पुलिस का दुरुपयोग किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि अस्थाना की नियुक्ति गैर कानूनी है।
दिल्ली विधानसभा में भी आप विधायकों ने राकेश अस्थाना की नियुक्ति पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने अस्थाना की नियुक्ति पर अपने ट्वीट में लिखा कि राकेश अस्थाना टेंटेड अफसर हैं। उनका नाम संदेसरा ग्रुप के साथ जुड़ा है, जो 1000 करोड़ रुपए लेकर भाग गया था। सीबीआई ने खुद इस मामले की जांच की थी। अब दिल्ली पुलिस आयुक्त के तौर पर उनकी नियुक्ति गैर कानूनी है। पिछले दिनों जब सीबीआई प्रमुख का चयन हुआ था तो अस्थाना के नाम पर इसीलिए सहमति नहीं बन सकी क्योंकि उनके रिटायरमेंट में 6 महीने नहीं बचे थे। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश कहता है कि अगर ऐसे किसी अधिकारी की रिटायरमेंट में 6 महीने बचे हों तो वह डीजीपी बन सकता है। दिल्ली पुलिस आयुक्त का पद और डीजीपी ये दोनों समकक्ष पद हैं। यहाँ पर पवन खेड़ा ने सवाल उठाया कि दिल्ली पुलिस आयुक्त के पद पर अस्थाना की नियुक्ति करने के लिए क्या यूपीएससी की अनुमति ली गई है। अस्थाना पर 6 क्रिमिनल केस दर्ज हुए थे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।